हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक और चौंका देने वाली सत्य घटना पे आधारित ट्रू क्राइम स्टोरी लेके आए हैं। इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं इस दर्दनाक घटना के बारे में। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. कोलकाता एक ऐसा शहर जहां देवियों की पूजा की जाती है। कोलकाता एक ऐसा शहर जहां दुर्गा मां को पूजा जाता है। यह त्योहार पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि कोलकाता में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। पर इसी त्योहार के ठीक 2 महीने पहले एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। कोलकाता की सड़कों पर लाखों लोग न्याय के हक के लिए उतर आते हैं। ऐसा क्या हुआ होगा पश्चिम बंगाल में? चलिए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। मौमिता देवनाथ आर जीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता में 2nd ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थीं। अपने फर्ज को निभाने में वो हमेशा आगे रहती थीं। दूसरों की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थीं। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी पढ़ाई करती रहती थीं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन को देखकर समझ आता है कि ऐसे डॉक्टर्स कितने रेयर होते हैं। 9 अगस्त 2024 के रात डॉक्टर मौमिता की उस रात नाइट शिफ्ट थी। माँ पापा फिक्र ना करे, इसीलिए डॉक्टर मौमिता ने उन्हें कॉल लगाकर बता दिया था कि यहाँ सब ठीक है, आप आराम से सो जाइए। पूरे दिन काम करने के बाद वह थक के अपने दूसरे ट्रेनी डॉक्टर और नर्स दोस्तों के साथ एक साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाते खाते वह सारे नीरज चोपड़ा की ओलंपिक मैच देख रहे थे। तब रात के लगभग 2 बज गए थे। डॉक्टर मौमिता थका सा फील कर रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में आराम करने चली गई। सुबह 11 बजे डॉक्टर एमडी के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टर एमडी के पेरेंट्स को कॉल किया था। पहले कॉल में उन्होंने बताया कि आपके बेटी की हेल्थ खराब हो गई है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। डॉक्टर एमडी के पेरेंट्स परेशान होने लगे। वह अपने बेटी के लिए डर गए थे। फिर से थोड़ी देर बाद सामने से दूसरी कॉल आती है। ये टाइम बताया जाता है कि आपकी बेटी की हेल्थ और खराब हो गई है, उसे एडमिट कर दिया गया है, आप जल्दी आ जाओ। डॉक्टर एमडी के माता पिता बहुत डर गए थे। वो घटना इतनी जल्दी हो रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। वह निकलने की तैयारी में जुट गए। थोड़ी देर बाद फिर से तीसरा कॉल आता है और उन्हें कहा जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस भी यहाँ है, आप जल्दी आओ। ये सुनकर मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी जाती है। परिवार जो लगातार अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उनको ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। इस कॉल के अंदाज ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया था। डॉक्टर एमडी के पेरेंट्स जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक वेट कराया गया। उनको उनकी बेटी की बॉडी भी तुरंत नहीं दिखाई गई। पेरेंट्स ने यह भी इल्जाम लगाया कि पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उन्हें पैसे ऑफर किए। 3 घंटे लगातार इंतजार करने के बाद डॉक्टर एमडी के पिताजी को उनकी बेटी की बॉडी देखने की परमिशन दी। जब उन्होंने खुद की बेटी को ऐसे हालत में देखा तब उनका दिल पूरे तरह से टूट गया। उन्होंने बॉडी का फोटो लिया और जब बाहर उनसे रिपोर्टर्स ने पूछताछ की तो उन्होंने बॉडी की पूरी सिचुएशन बताई। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड
गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है कि उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। उसके शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं, खासकर सिर, चेहरा, गला, हाथ और प्राइवेट पार्ट्स पर। रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि उसे मारा गया मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटने से। और सबसे दुखद बात यह है कि उसके साथ बहुत फोर्सफुली शारीरिक शोषण किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में फोर्सफुल पेनिट्रेशन के सबूत मिले हैं। ये देख के तो साफ पता चलता है कि यह सुसाइड नहीं, रेप और मर्डर केस है। उसी दिन से पुलिस ने मुजरिम को ढूंढना शुरू कर दिया था। विक्टिम के शव के थोड़े ही दूर एक ब्लूटूथ डिवाइस पुलिस को एविडेंस के रूप में मिला और जानकारी निकलने के लिए पुलिस ने उस रात की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली। जब उस रात की फुटेज चेक की तो उन्हें एक शख्स सेमिनार रूम से बाहर आते हुए दिखा। उन्होंने उसका पूरा पता निकाला और पुलिस तुरंत उसके दरवाजे पर पहुंच गई। जब उसके मोबाइल का ब्लूटूथ चालू किया तब वह डिवाइस उसके मोबाइल से तुरंत कनेक्ट हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। इस शख्स का नाम था संजय रॉय, जो आरजीकर कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मुख्य आरोपी है। उसकी हिस्ट्री हिंसा और बदसलूकी से भरी हुई है। उसके फैमिली वाले और पड़ोसी भी यही बोल रहे हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो सिविक पुलिस वॉलंटियर था, लेकिन उसे काफी ऐसी सुविधाएं मिल रही थीं जो उसकी रैंक के लिए आमतौर पर नहीं मिलती। ये शायद किसी बड़े अधिकारी या नेता की मदद की वजह से हुआ होगा। 2019 में उसने कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप से सिविक वॉलंटियर के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अपनी कनेक्शंस की वजह से पुलिस के वेलफेयर सेल में चला गया। वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर था, लेकिन पुलिस की 4th बटालियन हाउसिंग में रहता था, जो एक सिविक वॉलंटियर के लिए बहुत अजीब है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो एक सरकारी पुलिस बाइक के साथ दिख रहा है, जिसपे पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उसे हर दिन 5 लीटर सरकारी फ्यूल मिलता था। ये सारी सुविधाएं सिर्फ स्थायी पुलिस कर्मियों के लिए होती है, न कि उसके जैसे वॉलंटियर के लिए। ये बाइक 12 अगस्त को जब्त की गई थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को जब घटना के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह इतनी रात को कर क्या रही थी। ऐसे सोच का आदमी इतनी बड़ी प्रिंसिपल के पोस्ट पे कैसे बैठ सकता है। खैर, तब उनके स्टेटमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। पॉलीग्राफ टेस्ट और वॉइस एनालिसिस में उन्हें झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। सीबीआई, जो इस केस की जांच कर रही है, उसने 2 सितंबर को संदीप घोष को हॉस्पिटल के पैसों के घोटाले के लिए पकड़ा था और बाद में उन पर सबूत छुपाने का भी इल्जाम लगाया। पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चला कि कुछ जरूरी सवालों के जवाब में संदीप घोष झूठ बोल रहे थे। भले ही ये टेस्ट कोर्ट में सीधा सबूत नहीं बन सकता, पर सीबीआई को उम्मीद है कि इससे और सबूत मिल सकते हैं जो केस में काम आएंगे। सीबीआई का कहना है कि संदीप घोष को 9 अगस्त की सुबह 9:68 पर ही रेप और मर्डर की खबर मिल गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को तुरंत नहीं बताया। जब डॉक्टर को 12:44 पर मृत घोषित कर दिया गया, तब भी संदीप घोष ने पुलिस में सही तरीके से शिकायत दर्ज नहीं कराई। उल्टा एक नया आत्महत्या का एंगल डाल दिया, जो शरीर पर दिख रही चोटों से मेल नहीं खा रहा था। सीबीआई ने पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल को भी पकड़ा, क्योंकि उसे 10:03 पर खबर मिल गई। उसके के बाद भी 1 घंटे देरी से वह क्राइम सीन पर पहुंचे। एफआईआर भी देर से दर्ज की गई और क्राइम सीन पर मौजूद सबूत खराब हो गए। मंडल ने संजय रॉय और बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की, जो बिना इजाजत वहां पहुंच गए थे, और उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ भी की।
संदीप घोष ने अपने स्टाफ से जल्दी से बॉडी को शवगृह भेजने को कहा। डॉक्टर एमडी, जो अपनी शिफ्ट के दौरान सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी, उसका रेप और मर्डर हो गया था। उसके शरीर पर काफी चोटें थीं और एक डॉक्टर ने उसकी बॉडी वहां पाई। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केस की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी, जो अब 14 अगस्त से इस पर काम कर रही है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि संजय रॉय, जो इस रेप केस का मुख्य सस्पेक्ट है, उसके मोबाइल में ढेर सारे पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिले थे। वह वीडियोस कोई आम वीडियो नहीं थे, वह वीडियोस बहुत वॉयलेंस से भरे थे। आरोपी संजय रॉय की पहले 3 या 4 शादियां हो चुकी थीं। उसमें से एक पत्नी की कैंसर के कारण मौत हो गई थी। संजय रॉय पर पहले से ही कई सारे केसेस भी चल रहे थे। जब भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? हमारे देश की औरतें और लड़कियां जो अपनी सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकलती हैं, उन्हें हर वक्त डर सताता है। क्या उन्हें अपने हर कदम पर खतरा महसूस करना चाहिए? क्या हमें अपनी माताओं, बहनों और बेटियों को इस तरह जीने के लिए मजबूर करना चाहिए? हम सबको मिलकर यह बदलाव लाना होगा। हम महिलाओं को ताकत देने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सुरक्षा दे पा रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि जब एक महिला सुरक्षित होती है, तभी वह अपने सपने साकार कर सकती है। हमारे देश में कानून है, लेकिन क्या यह सिर्फ कागज पर है? हमें इन कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा, ताकि अपराधियों को सजा मिले और हमारी बहनें बिना डर के बाहर निकल सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करे। तो चलिए, हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपनी बहनों, माताओं और बेटियों का साथ देंगे। जब हम सब एक साथ खड़े होंगे, तो हम बदलाव ला सकते हैं। मुझे पर्सनली यही लगता है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये टॉपिक रुकना नहीं चाहिए। चाहे आप कोलकाता में रहते हो या नहीं, सोशल मीडिया का सहारा लो और इस मुद्दे को उठाते रहो। आजकल सोशल मीडिया की पावर कम नहीं है। अगर आज फिर से चुप बैठ गए, तो शायद अगला नंबर हमारे परिवार में से भी हो सकता है। तो लगे रहो और आवाज उठाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।